तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का JSSC CGL का आपका एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है अगस्त महीने में, तो उसके लिए करके हिंदी लैंग्वेज जिन्होंने भी लिया है तो उसके लिए हम लोगों ने 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया है। जिसमें आपके हिंदी के पेपर 2 में जितने भी कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, भाषा का उत्पत्ति, सभी मिक्स मॉक टेस्ट, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और अभी सिलेक्शन दिलाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कि रट के याद कर लो, समझ के जितने भी चीज़ आप लोग कितने पढ़े हो, नहीं पढ़े, क्या कहानी नहीं पढ़ा, तो इसमें मॉक टेस्ट के थ्रू यह कोशिश पूरा करूँगा कि आपको एक बार पूरा रिकॉल करवा दूँगा कहानी को, डिटेल एनालिसिस। तो कराने का मेरा वीडियो यही मकसद है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको पड़े हैं जो इस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ही ऐसी वीडियो जो डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा सबके बारे में, आपको फिर से रिकॉल मैं करवा दूंगा। इसके थ्रू आपको लगेगा कि हाँ मैं बुक को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का आज का। यहाँ पे विकास की दृष्टि से, पहले इसको थोड़ा सा थिनर कर लेते साइज को, ठीक है, ये साइज़ ठीक रहेगा। चलिए रेडी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विकास, अच्छा हाँ, सबसे पहले चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। अच्छा, इसका पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप पे आप लोग जाना, वहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, फ्री मटेरियल के सेक्शन में देखना जैसे सीरियल 3 वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उस तरह जा करके आप लोग देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। तो देखो, सबसे पहले भाषा जो आई थी क्या आई थी, संस्कृत आई थी। ठीक है, क्या आई थी सबसे पहले भाषा, संस्कृत है। तो उसके बाद पाली आई थी, पाली के बाद प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में भी बहुत सारा सोरसैनी अपभ्रंश, वैचासी अपभ्रंश था, मगधी अपभ्रंश था, अर्घमादी। तो अपभ्रंश में भी ढेर सारा हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले भाषा को थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ठीक है, अवहट याद रखना है। तो क्या पूछा आपसे, प्राकृतिक की पूर्वकाली, प्राकृत के पहले कौन आया था, पाली आया था। ये आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पुरानी भाषा बोला जाएगा तो संस्कृत में क्या था, लौकिक था और वैदिक था। ठीक है, याद रखना। फिर संस्कृत के 2 रूप टूटे आपका, पाली और प्राकृतिक। ठीक है, याद रखना है, पहले पाली फिर प्राकृतिक से अपभ्रंश अवहट। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे। अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ, पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, आपकी अपभ्रंश से मानी जाती है, याद रखना है। तो अपभ्रंश से उत्पत्ति हुआ है, बहुत सारी भाषाओं का अपभ्रंश से उत्पत्ति हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे कि पश्चिमी हिंदी से किसका हुआ। तो अपभ्रंश आपको जानना है, तो लगभग टोटल 6 अपभ्रंश हैं। ठीक है, लगभग टोटल आपको 6 अपभ्रंश के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश में आपको कितने अपभ्रंश पढ़ने हैं, टोटल 6 अपभ्रंश पढ़ने। तो अपभ्रंश में कौन कौन आता है, पहला आता है सुरसैनी अपभ्रंश। तो सुरसैनी अपभ्रंश में क्या क्या आ गया, पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है, पहाड़ी आता है, गुजराती। ये आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, याद रखना। तो पश्चिमी अपभ्रंश, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती सब सुरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ये सब सुरसैनी के अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। फिर 85 अपभ्रंश किसके अंदर आता है, लहदा पंजाबी के अंदर आता है। फिर वाचड़ किसके अंदर आता है, सिंधी के अंदर आता है। फिर महाराष्ट्री, मराठी नाम में छुपा। और मागधी में कौन कौन आएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, जो सटे हुए राज्य। ठीक है, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी बोलेगा तो पूर्वी हिंदी। ठीक है, याद रखना है। तो पश्चिमी हिंदी ये सब तो अपभ्रंश का है, पश्चिमी हिंदी हो गया आपका, ये सब अपभ्रंश का भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु हुई थी। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति याद रखना, भास धातु से हुई। किससे हुई है, भास धातु से हुई है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपको याद रखना, भाषा भास धातु से उत्पत्ति हुई। जयचंद्र, मोहम्मद गोरी और पृथ्वी रेजा चौहान का वर्णन प्रसाद के, है ना, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद के आपको प्रायश्चित नाटक में मिलता है। किस प्रायश्चित नाटक में मिलता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जयशंकर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी को बाद में उन्होंने अपना प्रायश्चित किया। तो ऐसे याद रखेंगे प्रसाद। ठीक है, प्रसाद के नाटक में मिलता है प्रसाद। तो प्रसाद के नाटक में मिलता है प्रायश्चित। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ। तो ये आपको जन्म से आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवाई हैं, मैंने बार बार बोला है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ। बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1900 कब हुआ आपका, 4 मार्च 1921 को हुआ है। 4 मार्च, ये नहीं गलत है, 4 मार्च 1921 को हुआ, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1 अप्रैल 1977 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई है, 11 अप्रैल
11 अप्रैल 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ, बिहार के अररिया में है। बिहार के अररिया में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखना आपको ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली नहीं है। तो राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली नहीं है, तो देखो राजस्थान में क्या क्या बोला जाता है आपको ध्यान देना है। राजस्थान में जो बोलियाँ बोली जाती हैं, पश्चिमी राजस्थानी बोली जाती है जो कि मरवाड़ी हो गया, पूर्वी राजस्थानी। तो राजस्थान में 4 प्रकार की भाषा है ना। ये हो गया आपका नॉर्थ साइड, उत्तर, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया पूर्वी राजस्थानी, इधर में आपका आते हैं हम लोग तो साउथ साइड हो गया आपका दक्षिणी राजस्थानी, और इधर हो गया वेस्ट हो गया पश्चिमी राजस्थानी। तो देखो बात करते हैं पश्चिमी राजस्थानी, तो इधर वाला में क्या बोला था, मारवाड़ी। इधर में पश्चिमी में मारवाड़ी बोला जाता है, नोट करते जाना। देखो राइटिंग सही से नहीं चला पाते मोबाइल में। ईस्ट वाला में पूर्वी में क्या हो गया, जयपुरी। पूर्वी में जयपुरी, पूरी हो गया। ऊपर में कौन है, ऊपर में कौन है आपका, उत्तर में मेवाती। ऊपर में मेवाती, मेवात, उत्तर में मेवाती हो गया। और नीचे कौन है आपका, मालवी, मेवाती मालवी, मेवाती और मालवी। ऊपर मेवात, नीचे मालवी। ठीक है, इधर मारवाड़ी, इधर जयपुरी। मावात म ऊपर में है, इधर है मारवाड़ी, इधर है जयपुर। देखो मारवाड़ी लोग के बहुत ही मज़े हैं, मज़े। मारवाड़ी लोग को मज़े हैं, तो म से मारवाड़ी, ज से जयपुरी, है ना। पहले मारवाड़ी के क्या है, मज़े हैं। तो जैसे मारवाड़ी लोग क्या होता है, मारवाड़ी लोग जयकारा लगाते हैं, ऐसे बात है। मारवाड़ी लोग जयकारा, तो मारवाड़ी इधर और जयपुरी राजस्थानी। ठीक है, उधर मेवात, इधर मालवी हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है आपका कि इनमें से क्या अब नहीं बोला जाता, ढूंढारी भी बोला जाता है। ये याद रखना, एक भाषा ये भी राजस्थान में ढूंढारी भी बोला ही जाता है। मालवी तो बोला जाता है, मेवाती अभी ऑप्शन में मैंने दिखा दिया। बांगरू नहीं बोली जाती। क्या है, बांगरू आपकी बोली नहीं जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया आपको यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, न मूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे। न मूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे, इन्हें पुरानी हिंदी में किस रूप में ग्रहण किया गया। न को क्या बोला था, न को न के रूप में ग्रहण किया गया है। ठीक है, याद रखना है, न को न के रूप में ग्रहण किया गया है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का काल क्या था, तो ये आपको ध्यान में देना है। अपभ्रंश भाषा का जो काल था, इसमें आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे काल पूछेगा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा हो गया, फिर हो गया सुरसैनी भाषा हो गया, इस तरह भाषाओं का क्या हो गया आपका काल पूछा जाएगा। तो काल में आपको याद रखना है, अपभ्रंश भाषा का जो काल था आपका 500 से 1000 ईसा पूर्व। कब था, 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। ठीक है, 500 से 1000 ईसा पूर्व अपभ्रंश भाषा का काल था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा का जो काल होता है आपका 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का हुआ। और अपभ्रंश भाषा किससे निकला, प्राकृतिक से विकसित हुई। ठीक है, प्राकृतिक भाषा से विकसित हुई विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषा का हुआ। ठीक है, जिसमें 9 क्षेत्रीय रूप में भाषा, लहदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगाल, असमिया। फिर इनको बांटा गया है अपभ्रंश को भी अलग अलग में, सुरसैनी हो गया, पचासी हो गया, महाराष्ट्री हो गया, इस अपभ्रंश में बांटा गया। ठीक है, तो अपभ्रंश का काल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो आखिरी कलाम किसकी रचना है आपकी, आखिरी कलाम यहाँ पे है जायसी की रचना। किसकी है, जायसी की रचना है। याद रखना, आखिरी कलम जायसी की रचना है। तो कलम से जैसा लिखा जाएगा वैसा हो जाएगा, जायसी जैसा, है ना, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फनिश मैला आंचल। तो मैला आंचल में क्या, मैला आंचल किसके उपन्यास, मैला आंचल आपका फणीश्वरनाथ रेणु की उपन्यास है। ठीक है, और फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था, 4 मार्च 1921 को हुआ था। कब हुआ था, 4 मार्च 1900। तो रेणु जी का उम्र कैसे याद रखें, रेणु 21 साल के थे। रेणु कितने साल के थे, 21 साल के। तो 4 मार्च 1921 में हुआ। कहाँ हुआ, अररिया के यूपी में हुआ। ठीक है, अररिया के यूपी में हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इनका भी तो मैला आंचल किसका, फणीश्वरनाथ रेणु का। इनका जन्म पढ़ लिया अररिया बिहार में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पे हुआ आपका, काशी में हुआ। इनका कहाँ हुआ, काशी में हुआ। कब हुआ था, 1850 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, 1880 में, 1800 इसका 85 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का कब हुआ था आपका, शुक्ला जी का
84 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था आपका इनका ज्ञात नहीं है, ठीक है। बाकी सब कब आपको पता, प्रेमचंद का जन्म कहाँ था, वाराणसी के लम्हे में हुआ था, ठीक है। और 1880 में जन्म हुआ था, 1936 में डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ। बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी किसकी उपबोली है? बघेली की उपबोली है। किसकी उपबोली है? बघेली की उपबोली। बहुत सारी बोलियां जो है ना आपका उपबोली में भी आता है, ठीक है। तो याद रखना बनाफरी बघेली की उपबोली है। ज़्यादा ये सब नहीं पूछेगा उपबोली वाला, आपको ज़्यादा पूछेगा उपभाषाएँ। उपभाषाएँ में जितना कि 6 भाषाएँ, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी बिहारी, ठीक है, ये वाला पूछेगा आपको, ठीक है। तो बनाफेरी बस से बघेली, ये आपको ध्यान में रखना है। जब कुछ चीज़ें रट लेने में फ़ायदा है कि क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिन साहित्यिक शैली का प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? डिंगल। याद रखिएगा, राजस्थान के चारण कवियों ने डिंगल भाषा का बहुत ज़्यादा, साहित्यिक शैली के लिए बहुत ज़्यादा डिंगल का यूज किया राजस्थान में, है ना। तो ऐसे रखेंगे, राजस्थान के मरवाड़ी लोग का बहुत डिंगल है, क्या है? बहुत डिंगल है, ठीक है। डिंग हाँकते हैं मरवाड़ी, राजस्थान के बहुत ही डिंग हाँकते हैं, ऐसे याद रखें, ठीक है। और राजस्थान में आपको मैंने अभी बताया कि इधर क्या होते हैं, पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी होते हैं, और इधर क्या होते हैं मरवाड़ी की जय, तो जैसे जयपुरी होते हैं, इधर वाले जयपुरी होते हैं, ठीक है। याद रखें, ऊपर में क्या है? मावाती है, उत्तर में मावाती हो गया, फिर नीचे में मालवी हो गए, याद रखना है, ठीक है। दक्षिण, ठीक है। ये भी बात था क्वेश्चन अभी। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? तो हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईसा पूर्व से हुआ। तो याद रखना, हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ है? 1000 ईसा, है ना। सबसे पहले हिंदी के प्राचीनतम रूप किससे है? संस्कृत, है ना। और संस्कृत हिंदी का सबसे प्राचीन रूप बोला जाए, सबसे प्राचीन रूप किससे बोला जाएगा? तो संस्कृत को, किसे? संस्कृत को बोला जाएगा, ठीक है। और संस्कृत का जो काल था आपका 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 500, और अपभ्रंश का था 500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर संस्कृत को 2 रूप में बांटा गया, वैदिक और लौकिक, ठीक है। फिर वैदिक में बहुत सारे हैं, फिर लौकिक, वैदिक में हो गया कि वैदिक मांडे की रचना हुई थी। फिर लौकिक में क्या, लौकिक भाषा में क्या, लौकिक को ही क्लासिकल संस्कृत भी बोला जाता है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, है ना, अश्वघोष, कालिदास ये लिखा करते थे, ठीक है। फिर यही सब धीरे धीरे टूटते टूटते आपका क्या हुआ, पाली प्रकृति में टूटते टूटते आपका ये अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये क्रम रहता है। तो सबसे प्राचीन भाषा है आपका संस्कृत, और हिंदी भाषा का आरंभ 1000, ठीक है, समझ में आया। तो हिंदी बोलोगे तो 1000 रुपये का आपको इनाम मिलेगा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो आपका क्वेश्चन आ गया, पद्मावत की रचना कब हुई? पद्मावत की रचना 1540 में हुई, और इसकी रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई, ठीक है। सूनी घाटी का सूरज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सूनी घाटी का सूरज प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957 में। कब है? 1957 में सूनी घाटी का सूरज का प्रकाशन 1957 ईस्वी में किया गया, ये आपको ध्यान। तो सूनी घाटी का सूरज आपका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में। कब है? 1957 ईस्वी में, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मगध की भाषा क्या है? तो मगध की भाषा मगही है, याद रखना, मगध की भाषा क्या है? मगही है, ये है ना, मगध की भाषा मगही है, ठीक है। अब आपको देखना मगध की भाषा क्या है? मगधी है। मालवी कहाँ का है? मालवी आपका राजस्थानी का था, ठीक है, याद रखना। तो मगध की भाषा बोले तो मगध की भाषा मगही है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आपका, आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी? तो आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी? आपकी 8 थी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 8, आदि से 8, ठीक है। खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खड़ी बोली की उत्पत्ति सुरसैनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई? सुरसैनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। फिर बात करें तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? तमिल भाषा में देखो, रामायण आपका संस्कृत में भी रची गई है, तमिल भाषा में, तो तमिल भाषा में जो रामायण रची गई है उसका क्या नाम है? कृतिवासी रामायण। क्या नाम है? कृतिवासी रामायण, है ना, कृतिवासी। तो कैसे याद है? तमिल भाषा में जो रामायण रची गई उनकी बहुत अच्छी कृति है, क्या, बहुत ही अच्छी कृति लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राग दरबारी। तो राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने
किसकी व्यंग्यात्मकता प्रस्तुति की? तो राज दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या है, भारतीय व्यवस्था के ऊपर व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की गई है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? आपका श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। और श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर 1925 को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 2011 को हुआ था। और श्रीलाल शुक्ल का जन्म कहाँ था? लखनऊ के यूपी में। ये ध्यान देना। तो ये सबसे बहुत क्वेश्चन आएगा, 7-8 क्वेश्चन तो जन्म मृत्यु से ही रहेगा, इसलिए बार बार मैं कर रहा हूँ ताकि याद है। कुतुब शतक के संपादक कौन थे? ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। कुतुब शतक के संपादन को कामता प्रसाद गुप्त। कौन है? कामता प्रसाद गुप्त, है ना। कुतुब शतक तो कैसे याद रखोगे? शतक मारोगे ना, शतक मारोगे तो क्या होगा? आपको प्रसाद मिलेगा। शतक मारोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रसाद। तो कामता प्रसाद गुप्त, ऐसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? आचार्य हेमचंद एवं बाणभट्ट ने मध्यकालीन आर्य भाषा अपभ्रंश को कहा क्या? आचार्य हेमचंद और बाणभट्ट के द्वारा मध्यकालीन, है ना, पूर्वकालीन होता है, मध्यकालीन होता है, आदिकालीन। तो मध्यकालीन आर्य भाषा अपभ्रंश को क्या कहा उन्होंने? ग्राम भाषा। तो बोला ना ग्राम, कैसे? तो हेमचंद हो गया आपका। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ गया था। तो आचार्य हेमचंद और बाणभट्ट ने मध्यकालीन, तो मध्यकालीन आर्य भाषा, तो पहले मध्यकाल में आर्य लोग कैसे रहते थे? आर्य लोग की जो भाषा थी ग्राम्य भाषा, मतलब ग्रामीण भाषा में लोग बात करते थे, ऐसे याद रखेंगे। किसके द्वारा? हेमचंद और बाणभट्ट ने मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकाल में आर्य भाषा, ग्राम भाषा कैसी थी? ग्राम भाषा थी, ग्रामीण भाषा थी। आर्य लोग गाँव में बसते थे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, देखो जब तक लिंक नहीं लगा तो बहुत मुश्किल। पाली भाषा का एक अन्य नाम है, पाली भाषा क्या नाम है? मागधी नाम है। पाली भाषा क्या नाम है? मागधी। और मागधी भाषा किससे निकला है? मगधी से। किसे? मगही से, याद रखना। ठीक है, अभी था ना, जैसे कि इसे पढ़े थे हम लोग, कहाँ गया आपका? मगध की भाषा कौन है? मगही। मगध की भाषा कौन है? मगही। और पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? मागधी। तो पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है आपका? मागधी। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो अपभ्रंश में बहुत सारा अपभ्रंश आता है। वाचड़, अब यहाँ पे है आपका वाचड़। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वाचड़ मतलब, वाचड़ में कौन सी भाषा है? वाचड़ में आपका है, आपका सिंधी है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा। वाचड़ में है आपका सिंधी है। वाचड़ में आपका क्या है? सिंधी है। ठीक है, चलिए। तुलसी के समकालीन कौन थे? सूरदास। तुलसीदास के समकालीन कौन थे? सूरदास। अच्छा, तुलसी के गुरु कौन? तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। और सूरदास के गुरु कौन थे? आपका बल्लवाचार्य थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो तुलसीदास के समकालीन कौन थे? सूरदास थे। ठीक है, क्या थे? सूरदास थे। ये देख नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को पता है कि इनमें दिव्य शक्ति थी, बिना देखे हुए बहुत सारी चीज़ों को कैसे रचना करते, बहुत सारे लोग आलोचना भी करते थे। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब बात करते हैं मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी कौन है? बच्चे और शराबी के बीच, शराबी का हृदय परिवर्तन। तो मधुआ कहानी का लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, याद रखना, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे आप? तो मधुआ, तो मधुआ मतलब महुआ। महुआ का क्या? तो लोग दारू बनाते हैं, और जयशंकर प्रसाद है दारू मतलब ये चढ़ाते हैं, मतलब क्या बताओ, महुआ, ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदी का ज़्यादा प्रचार और नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा ये क्वेश्चन आया था, हमने बताया। अब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत में तो चेन्नई। दक्षिण भारत का कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, यह ध्यान देना आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अपभ्रंश के सबसे पहले महान कवि कौन थे? अपभ्रंश के सबसे पहले महान कवि कौन थे? स्वयंभू। क्या थे? स्वयंभू। ये आपको ध्यान देना है। कौन थे? स्वयंभू। आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी? तो आदिकाल में जो हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट ज़्यादा थे? आदिकाल में हिंदी भाषा अपभ्रंश के सबसे निकट थी। देखो बाद में सबसे लेटेस्ट, सबसे पहले आपका संस्कृत था। संस्कृत तो वैदिक था, लौकिक था, फिर आपका प्राकृत से फिर आपका पाली आया, पाली से फिर अपभ्रंश भाषा टूटते गया। तो हिंदी भाषा सबसे निकट थी आदिकाल में किसके? अपभ्रंश के। किसके निकट थी? अपभ्रंश के सबसे निकट थी। जाके प्रिय न राम वैदही पंक्ति किस कवि के हैं? तो जाके प्रिय राम न वैदही तुलसी के हैं। ठीक है, तो तुलसी जो होता है सबके प्रिय होता है, तुलसी जो होता है आपको सबके प्रिय होते हैं, हम लोग ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर, चित्रहार किसकी रचना? चित्रहार जयशंकर प्रसाद का है ना। तो जयशंकर प्रसाद का चित्र जो है ना,
शंकर भगवान का चित्र बहुत ही मनोरम है। किसका? बहुत ही मनोरम है। किसका? शंकर भगवान का। ठीक है, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? ये सब कुछ रटने वाली चीज़ है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? 1913। हम लोग जैसे अभी हम लोग किस लिपि में, हिंदी किस लिपि में लिखा था? देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो लिपि कौन सा? 1983। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? 1983 में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या? कनौजी कहाँ की बोली है? तो कनौजी कानपुर। कानपुर में कनौजी की बोली है, याद रखना। कानपुर कहाँ? कनौजी की बोली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है? तो व्याकरण का। तो किसी भी भाषा में व्याकरण का बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। किसी भाषा में व्याकरण किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, तो मानकीकरण मतलब मानकीकरण एक मापना है। ठीक है, तो व्याकरण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसी भाषा के मानकीकरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है? तो गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है? तो रामायण तमिल भाषा में कीर्तिवास बोलते हैं, वो याद होगा। तो गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है आपका? तो कपूर चंद्र शिखा ने। तो गुरु जी क्या करते हैं? सबको कपूर जलाते हैं और सबको सिखाते हैं। पैसे रखें, कपूर चंद्र शिखा ने। किसने? कपूर चंद्र शिखा ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के लम्ही गांव में। वाराणसी के लम्ही गांव में कब हुआ? 1880 ईस्वी में हुआ। कब हुआ आपका? 1880 ईस्वी में हुआ। और इनकी मृत्यु हुई 1936 में। कब हुआ? 1936 में। कलम का जादूगर भी इन्हें जो लब्बा जाता है, पहले प्रेमचंद नवाब राय के रूप में लिखते थे। ठीक है, याद रखना। तो अब बात करते हैं 1880 में इनका मृत्यु हुई है। ठीक है, 1936 में मृत्यु हुई। इसी तरह कुछ जो 1800 में जन्मे हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ? 1850 में। फिर उसके बाद प्रेमचंद का जन्म हुआ 1880 में। फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का हुआ है 1884 में। फिर उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का 1886 में हुआ। फिर जयशंकर प्रसाद का 1889 में हुआ। फिर निराला जी का हुआ 1896 में। ये 1800 में जन्मे, जिसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, मैं चारों बता दिया, आप लोग नोट डाउन करते जाना। अब बात करते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। क्या थे आपके? शामिल नहीं थे। क्या बोला आपका? शामिल नहीं थे। कौन इसमें से शामिल नहीं थे? तो ये आपको याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 3 लोग शामिल थे, श्याम सुंदर दास, कीर्ति प्रसाद खैनी और राधा कृष्ण। राधे श्याम तो होगा, और कृति, राधे श्याम कृति 3 लोग शामिल थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा? संविधान के कौन सा अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर संकल्पना रखना गया? 391। क्या हो गया? 391। आर्टिकल कौन सा? 391 में। तो इसमें के बारे में पढ़ना हम लोग को, हिंदी भाषा को किस किस आर्टिकल में क्या क्या दर्जा दिया गया है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी? क्षेमेंद्र मतलब रामायण मंजरी किसकी रचना? क्षेमेंद्र। तो देखो, रामायण कैसे याद रखेंगे? रामायण में राम भगवान ने किसको? क्षेमेंद्र मतलब क्षमा, याद रखो, क्षेमेंद्र मतलब क्षमा। तो रामायण में राम भगवान ने किसको क्षमा दे दिया था? रावण को। रामायण में क्षमा कर दिया था, रावण को क्षमा कर दिया था, ऐसे याद रखेंगे। तो क्षेमेंद्र किसकी रचना है? रामायण मंजरी की। ठीक है, प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य की कितने गुण माने? प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य की 6 गुण माने। प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य की कितने गुण माने हैं? 6 गुण माने हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सुरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। सुरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा को नहीं, पूर्वी हिंदी नहीं है। सुरसैनी अपभ्रंश की जो उपभाषा आपकी नहीं है, पूर्वी हिंदी सुरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। सुरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा कौन कौन है? राजस्थानी है, गुजराती है, पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, पश्चिमी हिंदी, ये सब सुरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा है। तो सुरसैनी उपभ्रंश की उपभाषा में हम बता देते हैं, 4 गो उपभाषा है। सुरसैनी उपभ्रंश का 4 गो उपभाषा आता है। एक पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, याद रखना। पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और एक पहाड़ी इसमें ऐड कर लो, पहाड़ी।
ठीक है। तो सुरसैनी उपभ्रंश की अपभाषा क्या, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। फिर उसके बाद 85 अपभ्रंश के कौन कौन है, लादा और पंजाबी। 85 मतलब लादा और पंजाबी। वाछड़ में सिंधी हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया। मागधी का कौन कौन भाषा, बिहारी, बंगाल, उड़िया, असमिया, ठीक है। और अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी। तो ये जो पूर्वी हिंदी है किस अपभ्रंश की है, आपकी अर्ध मागधी अपभ्रंश की है। कौन सा, अर्ध मागधी अपभ्रंश के। बाकी ये तीनों सुरसैनी अपभ्रंश के। बाकी भी जो था वो मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखो, बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है ल किस प्रकार का व्यंजन, तो ल अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, ल अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। दो या दो से वर्णों से अधिक मिलकर के अक्षर का निर्माण होता है। तो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वाक तो बड़ा हो गया, ढेर सारे शब्दों को मिलकर वाक बता, वाक शब्द वर्ण को मिलकर बता, इसका मतलब वर्ण सबसे छोटी इकाई हो गया, ठीक है। जैसे क ल म, तो क वर्ण है, ल वर्ण है, तो मिलकर बनता है कलम, एक शब्द। अब रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, 12। तुलसी जी के 12 रचनाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद किसके उपन्यास से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उपन्यास लिखते थे। यह मैंने आपको बताया। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, 1880 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, 1936 में हुई, वाराणसी के लम्ही गांव में, है ना। प्रेमचंद किसके उपन्यास किसके उपनाम से, तो नवाब राय के उपनाम से रचनाएं लिखते थे। और इनका बचपन का नाम था धनपत राय, ये भी ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित, राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संदर्भ। राष्ट्रभाषा का आंदोलन जब हुआ था, राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए, तो उस आंदोलन से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का सही नहीं था। प्रार्थना समाज 1850 ये सही नहीं है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में नागरिक प्रचारणी सभा। तो देखो, हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचार नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1893 में हुआ था हिंदी उदारणी प्रतिनिधि सभा का स्थापना। 1884 में प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडु किसने किया है, आपका आत्माराम पांडुराम के द्वारा किया गया है। लेकिन 1875 में इसका स्थापना नहीं हुआ, ये गलत है। चलिए, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा, आपका सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। किसने कहा, आपका सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा कहा गया है खड़ी बोली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ था पिछले साल के, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन है, रामलला नच्छू। रामलला नच्छू छोटा सा छू है ना। रामलला जो बहुत छोटे थे, छोटा सा, तो तुलसीदास का सबसे छोटा है रामलला, मतलब रामलला बहुत छोटे थे, तो वही छोटा ग्रंथ हो गया, ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं हम लोग, करबला किसकी रचना है, करबला प्रेमचंद की रचना, याद रखना। प्रेमचंद की बहुत सी रचनाएं फेमस हुई हैं, प्रेमचंद की जो है ना बहुत सी रचनाएं फेमस हुई हैं, वो सब भी आपको पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जैसे किसी एक कहानी को लेंगे, कहानी का पूरा एक समराइज़ कर लेंगे, ठीक है, और उसका थ्योरी पढ़ेंगे प्लस MCQ लगाएंगे किसी लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। तो करबला किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर। ठाकुर का कुआं में क्या होता है, बेचारी एक आपका अपने पति के लिए क्या होता है, पानी लेने जाते, साफ लाने जाते, लेकिन ठाकुर क्या करता है, वो नीच जात की रहती है, तो उसको पानी लाने से मना करता है, और पति वहाँ पे तरसता रहता है, ठीक है। ये वाला कहानी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं, इसमें क्या बोल रहा है आपका, ठाकुर का कुआं किसके द्वारा रचित है, ठीक है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के द्वारा। ठाकुर का कुआं किसका है, प्रेमचंद का है, ठीक है, याद है। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं किसके विद्रोही मन रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर छोटे खाते। तो गंगी। तो गंगी क्या थी, गंगी एक दंपति थी अपने जोखू के लिए। किसके लिए, गंगी का हस्बैंड तो कौन था, जोखू। जोखू बीमार था, इसको बहुत पानी प्यास लगी थी, तो गंगू पानी लाने जाता है। तो वहाँ गाँव में 2 का कुआं होता है, ठाकुर का होता है और एक साहू का। तो ठाकुर और साहू नीचे जात के लोगों को पानी लाने नहीं देते थे, बहुत प्रयास करके जाती है, लेकिन वहाँ पर नहीं ला पाते, तब तक जोखू गंदा पानी बेचारा पी लेता है हार मान के, ठीक है। तो रिवाज पाबंदी मजबूरी पर चोटें करने लगी, गंगी का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। अरबी फारसी शब्दों का अभाव था किसमें, हिंदी हिंदुतई में, हिंदी हिंदुतई में, ठीक है, याद रखना। हिंदी में विसर्गों की संख्या कितने, हिंदी में विसर्गों की संख्या 1 है, हिंदी में विसर्गों की संख्या
एक है। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? मतलब संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? धारा 120, धारा 120। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजिमी जंभ पर, बाडम्ब सुअम्ब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज, ये किसकी पंक्ति है? भूषण की। तो भूषण जो थे ना शिवाजी के दरबार में रहते थे और उनके शिवाजी की वीरता के बारे में पता थे। और भूषण क्या थे? वीर रस। भूषण के आपके वीर रस के कवि थे। किसके कवि थे आपके? भूषण वीर रस के कवि थे। इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो भूषण के बारे में बता देते हैं आपको, थोड़ा सा पढ़ लो। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? टिकवारपुर कानपुर में हुआ था। पिता इनके रत्नाकर त्रिपाठी थे। शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन हमेशा करते थे और ये ब्रज भाषा में लिखते थे। फिर उसके बाद इसमें अरबी, तुर्की, बुंदेलखंडी सबको मिला के लिखते थे। इनकी शैली वीर रस थी, याद रखना। ठीक है, भूषण। तो ये लिखा है रघुकुल राज सुवर रावण संदर्भ पदक नाम वीरता का इन्होंने उल्लेख किया। चलिए अगला, जैनेंद्र का पहला उपन्यास, जैनेंद्र का पहला उपन्यास क्या है आपका? जैनेंद्र का पहला उपन्यास। तो सबसे पहले जैनेंद्र के द्वारा एक कहानी लिखी गई जो हमको पढ़ना है, नीलम देश की राज कन्या, जैनेंद्र के द्वारा लिखा गया। तो जैनेंद्र का पहला उपन्यास परख कब प्रकाशित हुए? 1929 में प्रकाशित हुई। ठीक है, याद रखना। अवधि की पहली रचना कौन है? तो अवधि की पहली रचना चंदायन है। चंदायन है। तो ऐसे याद रखें, अवधि, इस अवधि में चंदा हमको दिख जाएगा। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के, भला हुआ जो भारिया बाहिनी महारा कंतु ले जयंसन तुष्यस्मी अहू जे, बहुत भयानक है। ठीक है, एंतु, इस उपयुक्त दोहे की भाषा क्या? अपभ्रंश। इसको याद कर लो, इस दोहे की भाषा क्या है? अपभ्रंश। भला, भला होगा लोगों का, अपभ्रंश से लोगों का भला हो गया। भला हुआ जो, ठीक है, भला हुआ किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद के द्वारा। याद रखना है। बात करें संविधान के 8वें अनुसूची में भारत को कितने भाषाओं की मान्यता? संविधान के 8वें अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक, कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के उत्तर काल को रीतिकाल किसने नाम दिया है? विश्वनाथ प्रताप मिश्रा ने। किसने दिया? विश्वनाथ प्रताप मिश्रा जी ने दिया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में। कब हुआ? 1889 में। जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया? मधुआ लिखा गया। क्या लिखा गया आपका? मधुआ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और ध्रुवसाम्य नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया। इनका जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ है आपका? 30 जनवरी 1889 में। मृत्यु कभी 15 नवंबर 1937 में। और वाराणसी के यूपी में। कहाँ? वाराणसी यूपी में इनका। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बता दिया आपको। बात करते हैं मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। तो मागधी अपभ्रंश की भाषा कौन नहीं है? तो मागधी अपभ्रंश की भाषा बंगाली है। मागधी में असमिया, उड़िया, बंगाली अथा अवधि नहीं है। क्या नहीं है आपका? अवधि नहीं। तो मागधी अपभ्रंश की भाषा कौन नहीं है आपका? अवधि नहीं है। ठीक है, तो मागधी में क्या आता है? बिहार, बिहारी, बंगाली, उड़िया। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और एक असमिया याद रखना है। लेकिन अवधि नहीं है। अवधि आपका नहीं है। मागधी अपभ्रंश का अवधि नहीं है, याद रखना। ठीक है, और अर्ध मागधी का खाली बोलेगा तो पूर्वी हिंदी। मागधी का ये 4 को, अर्ध मागधी का पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन तो बहुत आएगा ही आएगा। चलिए, बालचंद विजयाबाई भाषा दहु न लही लगन जुनिद भाषा, ये कीर्ति पंक्तियाँ किसकी है? किसकी? आपका विद्यापति। किसका? आपका विद्यापति का। ये किसका पंक्ति? आपका विद्यापति की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में 92वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो भारत के संविधान में 92वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 2003 में। कब हुआ था आपका? 2003 ईस्वी में हुआ। और 2003 में 4 भाषाओं को दर्जा मिला, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, है ना, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान में संशोधन करके दर्जा मिला, BDMS। ठीक है, रीतिकाल काव्य में किस रस की प्रधानता था? रीतिकाल काव्य में श्रृंगार। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता था। वीर रस में भूषण लिखते थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी पाठ में झरने के पास शिलाओं से
चिपकी ध्रुव स्वामी किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ध्रुव स्वामी नाटक आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और महुआ, ध्रुव स्वामी नाटक में पाठ में झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियाँ किससे हिल रही थी? पवन से। डाली है तो भाई जाहिर सी बात है पवन से हिलेंगी। ठीक है, ऐसे याद रख लो आप लोग। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा जिसने प्रथम लोक भाषा की माना जाता है तो पाली। भारत की प्रथम देश भाषा जिसे प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है पाली भाषा। किसको? पाली भाषा को याद रखना है। अगला देखिए, संदेशऊ सविथरज पई भई कहनु न जाई जे कालंगुली मुंदडऊ सो बहुड़ी समाई। तो क्या हो गया? अहद हमरन। इसके द्वारा इसके रचनाकार कौन है? अहद हमरन। बहुत भयानक है ना। संदेश क्या मिलेगा? जब भ्रमण करेंगे घूमेंगे तो कुछ ना कुछ संदेश आपको मिलेगा, है ना। भ्रमण से भ्रमण करते करते क्या आपको कुछ ना कुछ संदेश मिल जाता है। ऐसे याद रखो, लिंक लगा के कुछ, क्योंकि तो एग्जाम में आएगा ना तो आप पूरा पढ़ के समझ तो आपको आएगा नहीं कभी, क्योंकि आपने हिंदी में समय नहीं दे तो संदेश ये देखोगे और ऑप्शन देखोगे तो आपको कैसे एग्जाम में क्लिक कर संदेश था और अब भ्रमण, तो यही एक ऐसा ही बैठेगा अलग। ठीक है, इस तरह हम लोग याद करिए, तरीका है आपको, नहीं तो आप रट लो जिंदगी भर आपसे याद नहीं होगा, लेकिन लिंक लगा के बहुत कुछ याद करवा दूँगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन के 8वें अनुसूची में शामिल है? तो 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को किया गया, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो शामिल किया गया बोडो को, कोंकणी को नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप बताना कोंकणी को किस में किया गया था? कोंकणी, नेपाली को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबो के जोग, यह पंक्ति किसके? भूषण के। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग, ऊपर है ना, तो ऊपर मतलब सबन के, सबके ऊपर रहता है। मतलब भूषण वीर रस के बारे में लिखता है, वीर बहादुरी के बारे में, शिवाजी के बारे में, शिवाजी रहता है सबन के ऊपर, सबसे ऊपर रहते थे। ऐसे हम लिंक लगा रहे। ठीक है, हम आपको नहीं बता रहे कि हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान है, कैसे हिंदी याद करना, एग्जाम कैसे करेगा, वो चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, सबन के ऊपर सबसे ऊपर शिवाजी रहते हैं, और शिवाजी का वीरता का काम कौन करते थे? भूषण जी करते थे। तो सबन के ऊपर वीर रस, ये लिंक कैसे याद रखना, समझ में आए? गागर में सागर, वाह, आपका गागर में सागर भरने वाले कवि किसे बोला? बिहारी जी को। गागर में सागर भरने वाले कवि किसे बोला था आपको? बिहारी जी को, बिहारी लाल को। तो अब इनके बारे में समझो, बिहारी लाल कैसे थे? रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते थे। जन्म कब हुआ इनका? नाम था बिहारी, लेकिन इनका ग्वालियर गोविंदपुर गांव बसुआ में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित केशवनाथ चौबे था। आश्रय ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, और ये इसके साथ जहांगीर और शाहजहां के कृपा पात्र भी रहे हैं। इनकी रचना श्रृंगार, भक्ति और नीति परक थी। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में लिखते थे, मुक्तब्ध शैली में। ठीक है, उपलब्धि इनका क्या था? गागर में सागर भरने की प्रतिमा। देखो, देखन में छोटा न लगे घाव पर गंभीर, ऐसे लिखते थे। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत चीज़ें लिख देते, इसलिए बोला था गागर में सागर। और इनके बिहारी के बहुत सतसैया फेमस थे, बिहारी सतसैया, बिहारी के दोहे और बिहारी के 25 दोहे, वैसे बहुत ही फेमस है आपका। तो ये ध्यान देना है आपके बिहारी के बारे में। ध्रुव स्वामी, तो ध्रुव स्वामी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपका ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में, मृत्यु 1837 में हुआ। ध्रुव स्वामी नाटक में चंद्रगुप्त की रक्षा कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कौन करता है? सामंत कुमार। कौन करता है आपका? सामंत कुमार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्या अपभ्रंश में कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? उर्दू शब्द तुर्की से लिया गया। उर्दू शब्द किस भाषा से आपका लिया गया है? तो उर्दू शब्द आपका तुर्की से लिया गया है। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु? संचार का चर शब्द से हुआ। संस्कार का चर धातु से संचार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसके अध्यक्षता में हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन पहली बार बोला तो बाल गंगाधर। तो देखो, 2 कमेटी थे, एक खेर और एक पंत कमेटी। ठीक है, तो लेकिन पहली बार बाल गंगाधर खेर के हुआ नेतृत्व में अध्यक्षता में, दूसरी बार पंत के। ठीक है, आगरा से शुरू की गई वह कौन सी पत्रिका थी जिसे शुक्ल ने प्रशंसा की? बुद्धि प्रकाश।
शुक्ल ने प्रशंसा की। देखो किसी का बुद्धि अच्छा है तो उसकी हर लोग प्रशंसा करते हैं। तो बुद्धि प्रकाश की प्रशंसा हुई, जो कि एक पत्रिका थी, कहाँ से, आगरा से शुरू हुई थी। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, 86 हो गया यहाँ पे। 86 क्वेश्चन हो गया। आप लोग लाइक कर देना भाई, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ याद हो रहा था। देखो ऐसे रटने से अच्छा था लिंक के थ्रू याद कर लो। ठीक है, रामचंद्र शुक्ला ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ला ने बिहारी की भाषा में क्या लिखा? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य। ऐसे बोलते थे कि बिहारी की भाषा चलती नॉर्मल होने पे भी क्या है, साहित्यिक भाषा था। और ये बिहारी में गागर में सागर भरने वाली शैली भी थी। ठीक है, तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक थी। ठीक है, याद रखना। संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो संचार माध्यमों को 3 वर्गों में बांटा। संचार में 3 वर्ग, 1 2 3, तो संचार को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। मेरा भाई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश पंक्ति के रचयिता कौन है? भूषण। देखो मेरा भाई चंडी बिन रोटी के चबाए, चित्र नहीं, बहुत कम वर्ड में बहुत चीज़ को समाने का कोशिश किया गया है। भूषण किसके द्वारा लिखा गया? सॉरी गलती बोल रहे हो, ये भूषण के द्वारा रचित। मेरा भाई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश, चोटी के चबाए शीश, बिन चोटी के चबाए शीश। शीश कैसे आता? देखो शीशा चबाने का बात करते हैं। बहुत वीर होगा तो वीर जहाँ जहाँ तो देखो हम कैसे लिंक लगाते हैं। वीर का मतलब भी हम समझ लेंगे भूषण, क्योंकि वीरता की बात करते हैं। तो चबाए शीश, शीशा को ऐसे चबाएगा भूषण। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश, तो मोहन राकेश के द्वारा रचित है? मिसपाल। वह है आपका मिसपाल, मोहन राकेश के द्वारा, सॉरी मिसपाल बोल रहा है आपका, हाँ मोहन राकेश के द्वारा एक कहानी है मिसपाल। फिर मोहन राकेश के द्वारा एक रचिता है नाटक है आपका आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे याद रखना है। तो मोहन राकेश के द्वारा क्या बोला है? इनमें से तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा ही है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश के द्वारा। लेकिन देखो 3 अगर नहीं आ रहा तो हमको पता है ठाकुर का कुआं किसके द्वारा है? प्रेमचंद के द्वारा। तो ये तो छाट सकते थे, तो बाकी 3 को तो मोहन राकेश का होगा। तो याद रखना आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, मिसपाल मोहन राकेश का कहानी है जो पढ़ना है। बाकी आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस भी उनके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, इस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? उदंड मार्दंड के याद में, है ना, याद रखना। पहला पत्रिका कौन था? उदंड मार्दंड के याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, राजभाषा नियमानुसार क वर्ग। देखो राजभाषा नियम से बहुत से क वर्ग ख वर्ग में आते हैं। तो क वर्ग में कौन कौन स्टेट आते हैं? ख वर्ग में कौन कौन स्टेट आता है? तो क वर्ग में कौन राज्य नहीं आता? पंजाब क वर्ग में नहीं आता। क वर्ग में आता मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी। हरियाणा यूपी बीच में, हरियाणा यूपी मध्य में, हरियाणा यूपी मध्य में, ऐसे क वर्ग में से आते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? उदंड मार्दंड। और इसी की याद में 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? तो कौन है श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार? कौन है? गोसाई विट्ठल दास। कौन है आपके? गोसाई विट्ठल दास। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है वो आपका, इनमें से कौन से आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे नाटक में पात्र कौन है? सावित्री है, महेंद्रनाथ जुनेजा, सभी लोग आधे अधूरे नाटक के पात्र। याद रखना है, जब नाटक पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, कैरेक्टर्स में दिया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन में समालोचक कहाँ से निकलती थी? तो चंद्रशर्मा गुलेरी के संपादन में समालोचक जयपुर से निकलते थे। क्या निकलते थे? जयपुर। और जयपुर किस इधर थी ना, जयपुर इधर वाला कहाँ बोला जाता था? पूर्वी राजस्थान में जयपुर बोलते थे। और पश्चिमी राजस्थान के लोग मारवाड़ी बोलते थे, और उत्तर के लोग क्या बोलते थे? मेवाती बोलते थे, और नीचे के लोग मालवी बोलते थे। याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृति किए हैं? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने आलोचना के 3, मैथ्यू ने आलोचना के 3 प्रकार स्वीकृति किए हैं। आगे क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गन कितनी भागों में किया गया? शब्दों का 5 भागों में किया गया। शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है।
लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग बताना। भूषण के कवित्व में किस राजा का चित्त दहशत से बार बार खरक जाता है? भूषण के कवित्व में मतलब कविता में किस राजा का चित्त दहशत से, तो गोलकुंडा के राजा के चित्त दहशत से बार बार खरक जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, मोहन राकेश ने आधा अधूरे नाटक में बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर किसकी मानसिकता को चित्रित किया है? किन्नी, बिन्नी, सावित्री या रूपा? तो क्या क्या है आपका इसका आंसर क्या? किन्नी छोटी बेटी थी जो 12 से 13 साल की थी, सावित्री की बिन्नी बड़ी बेटी थी 20 साल की थी, और सावित्री खुद 40 साल की थी। ठीक है, याद रखना है। और रूपा सोना तो ये तो रूपा तो इसका क्या बोलता है आपका अरे यार गोदान में जो आपका है होरी है, होरी का छोटी बेटी जो 6 साल की, और सोना उसकी 12 साल की बेटी गोदान वाली। ये आपको ध्यान देना। तो ये हुआ आपका द एंड अच्छे से तीसरा सेट, थर्ड सेट। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा देना है। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले जय हिंद, धन्यवाद। आप PDF आपको इसको हमारे शिवम क्लासेस धन्यवाद के ऐप पे फ्री मटेरियल के सेक्शन जैसे सी मटेरियल पे मिल जाएगा, आपको फ्री को कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो।